दिल्ली में हुआ है मास्क के फाइन का, महाराष्ट्र में हट गया। क्यों? हमने पिटीशन फाइल किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, कानून में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि सरकार आपसे फाइन ले सकती है। और आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जिन लोगों को सिम्टम ही नहीं है उन लोगों का टेस्ट नहीं करना है। अगर एक व्यक्ति को घर में एक को किसी को कोरोना हुआ है तो उसके फैमिली के लोगों का भी टेस्ट नहीं करना है अगर उसमें सिम्टम नहीं है तो। क्योंकि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट है 97%। मतलब इन्होंने बोला कि 100 लोग बीमार है तो उसमें से 97% झूठे रिजल्ट रहते हैं, वो विश्वास योग्य नहीं है। ये खुद रिकॉर्ड है, इस पर पोर्तुगल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, तो उसके आधार पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। प्राइवेट लोग या पुलिस, इनको अधिकार नहीं है। और ऐसा ही एक कानून यूपी में था, वहाँ पर जो गलत रिकवरी ली गई उसको सारा पैसा लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो वो ये सारा पैसा लोगों को लौटाना पड़ेगा। और अगर सब लोग मिलकर ठीक से इसको मामले को मतलब उसको परस्यू करें तो इसमें एफआईआर रजिस्टर होकर आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से लेके सारे लोग ये जेल जा सकते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं इस समय R20 न्यूज़ और आज हमारे साथ देश की जानी मानी शख्सियत और सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी हैं। आज नीलेश ओझा जी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दिल्ली के अंदर और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कार्यक्रम है। सर, ये आज जो युवा सम्मेलन हो रहा है, क्या ज़रूरत आन पड़ी इसकी? ये इसलिए है कि देश में इतनी युवा शक्ति है लेकिन उसकी एनर्जी जो है ये चैनलाइज नहीं हो रही है। और इसका फ़ायदा कई पॉलिटिकल पार्टियां और कई मतलब देश विरोधी ताकतें इसका इस्तेमाल करके इसको तोड़ फोड़ में, आगजनी में और अलग कामों में यूज़ कर रही है। और इनको इधर उलझा कर हमारे पर जो फिर से गुलामी लाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, चाहे वो वैक्सीन माफिया हो, चाहे वो फार्मा माफिया हो, या और जो बिल गेट एंड ग्रुप्स जो भी है, आप उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला ग्रुप कहेंगे, तो ये ग्रुप की तरफ से जो एक षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ में लोगों को अवेकन करना और इन युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस देश को एक नई जनजागृति अवेकन करके एक आज़ादी की नई लड़ाई लड़कर भारत का नवनिर्माण करना, इस उद्देश्य से युवाओं का ट्रेनिंग देने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए शिविर आयोजित किया है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोविड के 2 बार लॉकडाउन देखा देश ने और तीसरी बार लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव अब आने वाली है और वैक्सीनेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार सरकार की तरफ से कहा गया हमने कई करोड़ वैक्सीन अब तक लोगों को दे चुके हैं, उसके बावजूद केस बढ़ रहे हैं। कई लोगों पर मास्क नहीं लगाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए, जुर्माने उनके ऊपर लगातार हुए। कई लोग लॉकडाउन खोलकर इमरजेंसी अपने घर से बाहर गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कानूनी तौर पर? आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, क्या सलाह देंगे? देखिए, एक बहुत सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। दिल्ली में हुआ है मास्क के फाइन का, महाराष्ट्र में हट गया। क्यों? हमने पिटीशन फाइल किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, कानून में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि सरकार आपसे फाइन ले सकती है। तो आपसे जो फाइन वसूला गया ये फाइन एक्सटॉर्शन था, ये फिरौती का ऑफेंस होता है। वो लेने वाले पुलिस ऑफिसर पे और जो भी सरकारी कर्मचारी उन पे, इसमें आपके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी लोग आरोपी हैं। और ऐसा ही स्टैंड हमने महाराष्ट्र में लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट में यही हुआ, कोर्ट में डिस्कशन हुआ, तब सरकार बैकफुट पे, सरकार के पास जवाब नहीं था कि आपने किस प्रोविज़न के तहत ये लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी ने डायरेक्शन का पालन नहीं किया तो पुलिस को एफआईआर का अधिकार नहीं है। वो अधिकारी जाए कोर्ट में एक कंप्लेंट दाखिल करेगा, वो कोर्ट में जज ट्रायल चलाएगा, ट्रायल चलने के बाद अगर लगा 5 साल 10 साल बाद जब भी उसका निर्णय तब लगा तो कोर्ट को लगा तो या तो फाइन उस पर लगा सकता है या तो डिस्चार्ज कर सकता है। जज का रोल तुम्हारे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए प्राइवेट लोग या पुलिस, इनको अधिकार नहीं है। और ऐसा ही एक कानून यूपी में था, वहाँ पर जो गलत रिकवरी ली गई उसको सारा पैसा लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो ये सारा पैसा लोगों को लौटाना पड़ेगा। और अगर सब लोग मिलकर ठीक से इसको मामले को मतलब उसको परस्यू करें तो इसमें एफआईआर रजिस्टर होकर आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से लेके सारे लोग ये जेल जा सकते हैं।
अच्छा वकील साहब, एक सवाल और है। जिस तरह से अभी सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई, जिससे युवाओं को अग्निवीर बनाने की बात कही गई, उनको 4 साल जॉब करेंगे वो, मतलब एक, और उसके बाद वो कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इस तरह से कहा गया। उसके बाद देश का युवा सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति को आग लगाया। इसको किस तरह से देखते हैं एक एडवोकेट होने के नाते? मेरा बहुत सिंपल मानना है, आपको अगर कोई चीज़ सरकार के निर्णय से आप असहमत है तो आपको अधिकार है, आप एक मार्च निकालिए, शांति मार्च निकालिए, लोकतंत्र है। मेरे ही घर में मैं कैसे आग लगा सकता हूँ यार? ये आप ये बात मान लीजिए, ये हमारी संपत्ति है। ये कोई भी, चाहे आप कह रहे हो ये कोई ऑफिस है, ट्रेन है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, या कोई भी चीज़ है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे से बनाई हुई चीज़ है। ये आप अगर सपोज कोई चीज़ का नुकसान हो गया, सरकार क्या करेंगी? सरकार हमारा टैक्स बढ़ा देंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगी, उसमें से वसूल कर लेंगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है, हमारे देश की संपत्ति का नुकसान करना। इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगती है। हाँ, हर एक के मत भिन्न हो सकते हैं, किसी को लग सकता है कि अग्निपथ सही है, किसी को लग सकता है गलत है। तो आपको रास्ते इतना, अगर आपके साथ में इतना जन समर्थन है तो आपको रास्ते ओपन है। आपने क्या करना है, या तो एक शांति मार्च निकालिए। हम तो कहते हैं कि गांधी जी के मार्ग पर देश चल रहा है, तो गांधी जी को मानने वाली पार्टियाँ ये हिंसा का समर्थन कर रही है, ये भी गलत है। तो और अगर आपको लगता है तो उसको चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और अगर लॉ में भारतीय संविधान के खिलाफ अगर वो होगा तो कोर्ट खारिज कर देगा, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में आपको आपकी बात रखने का संवैधानिक तरीके से ही आपने रखना है, रखने का आपको अधिकार है, लेकिन आपका तरीका, जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आई बिलीव इन इंडिविजुअल हैप्पीनेस विदाउट हार्मिंग अदर्स। जहाँ दूसरे के अधिकारों पे हनन स्टार्ट हो गया, वहाँ पर आपके अधिकार ख़त्म हो गए हैं, आपके वो अधिकार नहीं रह जाते, वो ऑफेंस बन जाते हैं। तो अभी आप देखिए ना क्या हुआ उसका, जो लोग इसमें पकड़े गए वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ना वो जॉब पे जा पाएंगे ना कुछ। और इतना बड़ा माहौल किया, तो अभी क्या हुआ, अग्निपथ में लाखों एप्लीकेशन आ गए। मतलब जो दूसरे लोग थे जिनका विरोध नहीं था, अभी वो उसमें ज्वाइन कर लेंगे, वो उनका सैलरी ले लेंगे। तो कभी भी ये नेताओं के, ये षड्यंत्रकारी लोगों के, मीडिया के बहकावे में आकर कुछ भी, मतलब ये क्या करते हैं, रेगुलर में आपको एक एक लॉलीपॉप पकड़ाते रहते, आपका ध्यान उधर भटकाते रहते, और इधर पूरा उठा के देश जा रहा है बिल गेट के माल, उसके पैर में ले जाके रख दे रहे हैं हमारी देश की संप्रभुता। तो इस हमको ध्यान उस पे देने की ज़रूरत है। हमको ये जो मिसगाइड किया जा रहा है, हमको डिस्ट्रैक्ट करने का जो प्लान किया जा रहा है, उससे हमको संभलने की ज़रूरत है। अभी दूसरी चीज़, जो पहला आपका एक सवाल था वो RT-PCR टेस्ट का, थर्ड वेव का वगैरह, तो उसको मैं सिंपल में बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़, अगर आपका दांत का प्रॉब्लम होगा तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। ऐसा ही ये जो महामारी है, महामारी के एक्सपर्ट होते हैं, वही डॉक्टर इसके बारे में बोल सकता है। तो इसके जो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है एम्स के डॉक्टर संजीव राय, एम्स के डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, जो आर्मी के जो थे अपने डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आप नेट पे, यूट्यूब पे देख लीजिए, सब अवेलेबल है। पूरे दुनिया के एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट, भारत सरकार के NTAGI के डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल, सब ने क्लियर कर दिया है। आप जिन लोगों को, और ICMR की गाइडलाइन है, जिन लोगों को सिम्टम ही नहीं है उन लोगों का टेस्ट नहीं करना है। अगर एक व्यक्ति को घर में, एक को किसी को कोरोना हुआ है, तो उसके फैमिली के लोगों का भी टेस्ट नहीं करना है अगर उसमें सिम्टम नहीं है तो। क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट है, इसका फॉल्स पॉजिटिव रेट है 97%। मतलब इन्होंने बोला कि 100 लोग बीमार है तो उसमें से 97% झूठे रिजल्ट रहते, वो विश्वास योग्य नहीं है। ये खुद रिकॉर्ड है, इस पर पोर्तुगल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, तो उसके आधार पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो अब रहा विषय दूसरा, इन्होंने कहा था ओमाइक्रॉन ये गॉड्स नेचर्स वैक्सीन है। आप ये विषय हमारा हाईकोर्ट के आर्गूमेंट में भी आया, तो कोर्ट ने पूछा ये वायरस का वेरिएंट वैक्सीन कैसा हो सकता है। तो हमने वो सब एक्सपर्ट्स के, इनके जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे कोर्ट को दिए। तो उसमें क्या है, हम जो पोलियो या कोई भी वैक्सीन लेते हैं, एटेन्यूएटेड वायरस होता है, जो वायरस को थोड़ा सा माइल्ड करके केमिकल में मिला के वैक्सीन के तुम्हारे बॉडी में डाला जाता है, ताकि तुम्हारी बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाए।
अब ये जब बॉडी तैयार हो जाती तो अगली बार जब वो आता है बीमारी तो आप बॉडी उसको लड़कर भगा देती है। ऐसा इसके पीछे का थियरी है। लेकिन ये तो क्या है, वो वायरस का एक माइल्ड स्वरूप है, एक ही उसका जो भी इन्होंने वायरेंट पकड़ा होगा उसका है। लेकिन जो ओमाइक्रॉन वायरस है जो लेस इन्फेक्शियस है, हाईली इन्फेक्शियस है, लेस डेडली है, मतलब फैलता बहुत है, मारता किसी को नहीं है। ओमाइक्रॉन से कोई मरता नहीं है। तो ये इसके लिए सारे एक्सपर्ट ने कहा इसको फैलने दो, ये फैलेगा तो तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा, वैक्सीन की तरह तुम्हारी बॉडी को तैयार कर लेगा, और इससे जो तुम्हारी इम्यूनिटी बनेगी, वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहती है, और बूस्टर लेने वाली इम्यूनिटी तुम्हारा 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहती है, ऐसे इनकी रिपोर्ट है। लेकिन एक बार अगर बॉडी में आपके वायरस आकर चला गया, भले ही आप बीमार नहीं पड़े होंगे, तो वो इम्यूनिटी तैयार होती है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, 2700% ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब 27 बूस्टर डोज लेने के बाद में भी जो इम्यूनिटी नहीं आती, उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल ये इम्यूनिटी रहती है। इसीलिए ये ओमाइक्रॉन को फैलने दो, ऐसा सारे एक्सपर्ट ने कहा। और उसका आपने बेनिफिट देखा होगा, सेकंड वेव में कितने लोग मरे थे, ओमाइक्रॉन आने के बाद में लोग मरे ही नहीं। थर्ड वेव इनका फेल गया, इनका प्लान था थर्ड वेव लाने का, टेस्ट कर करके पॉजिटिव दिखा के वो फेल गया। चौथी वेव आ ही नहीं सकती। सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि RT-PCR बढ़ाकर, माहौल बनाकर, हवा बनाकर बूस्टर डोज लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। फार्मा कंपनियों की दुकानदारी चलने के लिए सब किया जा रहा है। जनता को जागने की ज़रूरत है, इन लोगों के ऊपर केसेस करने की ज़रूरत है, इनको जेल में भेजने की ज़रूरत है, तभी ये रुकेगा। देखिए, ये थे नीलेश ओझा जी, सीनियर एडवोकेट, और इन्होंने जिस तरह से RT-PCR रिपोर्ट पर सवाल खड़े करे हैं और जिस तरह से थर्ड वेव और फोर्थ वेव की बात की जा रही है कोविड के, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े किए हैं, और साथ ही कहा है कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है।